हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप सभी मस्त होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में। अगर किसी वीडियो का पीडीएफ किसी भी भाई या बहन को चाहिए, ठीक है, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी गजेंद्र गढ़क ने कहा। दूसरा पॉइंट, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, नाना पालिकीवाला ने कहा, जिसका बुक का नाम है वी दी पीपल, ठीक है। चौथा पॉइंट, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भारगत ने कहा। पांचवी पॉइंट, प्रस्तावना को की नोट अर्नेस्ट बॉनकर ने कहा, ठीक है, जिनके बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थीसिस, ठीक है। ये जो हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये 4 बात बताती है, ठीक है। सबसे पहला बात, शक्ति का स्रोत भारत के लोगों के पास है, ठीक है, जिसे लोग प्रभुत्व सत्ता कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विवाद हुआ तो संविधान के बारे में कुछ यहाँ पे देखिएगा, विस्काउंट ने बताया कि यह सिर्फ हिंदुओं की सभा है, ठीक है। और अष्टी ने बताया कि यह भारत का एक सूक्ष्म दल है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, उसको देख लेते हैं कि शासन का स्वरूप, ठीक है। तो इसमें पहली बिंदु क्या कहती है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरी समाजवादी, तीसरी पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, यानी जो भारतीय संविधान है इसमें कोई भी बाहरी प्रेशर नहीं दिया जा सकता है, ये मुक्त है उससे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरी पॉइंट का दूसरी बिंदु, समाजवाद, ठीक है। समाजवाद 2 भागों में बढ़ती है, एक है लोकतांत्रिक समाजवाद, दूसरा है साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब ये है अहिंसा करना। अहिंसा का मतलब आवश्यक श्रम जैसे 10 घंटा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको कार्य के अनुसार 10 घंटा के लिए वेतन दिया जाता है। लेकिन समाजवाद का मतलब ये होता है हिंसा करना। यदि कोई व्यक्ति 10 घंटा काम करता है तो उसको 6 घंटा के लिए मजदूरी दिया जाता है, ठीक है। अब यहीं पे एक मार्क्सवादी की परिकल्पना आता है। मार्क्सवाद की एक परिकल्पना आती है जिसमें बताया था कि किसी भी जो स्टेट होता है उसमें 2 ग्रुप के लोग होते हैं। पहला शोषक ग्रुप, दूसरा शोषित ग्रुप। शोषक ग्रुप में उधर्मी या पूंजीपति वाले लोग होते हैं, यहीं पे शोषित ग्रुप में कृषक मजदूर वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बात को बताया कि ये जो शोषित ग्रुप के जो लोग होते हैं, यदि ये इनमें एकता हो, ठीक है, तो ये शोषक ग्रुप पर क्या कर सकते हैं, तो अपना अधिकार आराम से जमा सकते हैं और उनसे आगे निकल सकते हैं। इस बात को बताया इन्होंने, ठीक है। भारत का जो समाजवाद है, ठीक है, वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, डीएस नकारा केस 1983 में आई, ठीक है, जिसमें इन्होंने 3 बात को बताया। समाजवाद के लक्षण के बारे में 3 बात बताई। पहला बात कि जन्म से लेकर कब्र तक की सुरक्षा दी जाती है, ठीक। दूसरी बात, आय की असमानता कम करने पर जोर दिया जाए। तीसरी बात, जो मजदूर वंचित का कल्याण के लिए बल यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं पंथ निरपेक्ष के बारे में, ठीक है। पंथ निरपेक्ष पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि राज्य की कोई राजकीय धर्म नहीं होती, यानी जो राज होता है इसकी कोई राजकीय धर्म नहीं होती। दूसरी बात, सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार है, यानी जितने भी लोग हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, समान अधिकार है इनमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे लास्ट पॉइंट, लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में, ठीक है। तो पहला यहाँ पे बिंदु क्या बताता है कि राष्ट्र की प्रमुख निर्वाचित होगा, यानी कि जो राष्ट्र के द्वारा होगा प्रमुख निर्वाचित होगा वो नियत समय के लिए होगा, ठीक है, कुछ समय के लिए होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं लोकतंत्र की परिभाषा, ठीक है। तो लिंकन ने 1863 में बताया कि जो लोकतंत्र होता है यानी लोगों के द्वारा जो शासक होता है, ठीक है, वो जनता का शासक होता है। दूसरी बात, जनता के द्वारा वो शासक चुना जाता है। तीसरी बात, और वो जो शासक होती है जनता के लिए कोई काम करती है, ठीक है। ये लिंकन ने बताया, जो अमेरिका के क्या है राष्ट्रपति है, ठीक है। अब चलिए लोकतंत्र यहाँ पे 2 भागों में बट जाती है, ठीक है। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता को सीधे नियंत्रण, ठीक है, यानी जनता सीधे अपना कानून नियम बना लेती है, ठीक है। इसके लिए कोई चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है, संसद या न्यायालय की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है
कि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि या शासक होते हैं, ठीक है, वो जनता के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो भागों में बट जाती है, संसदीय लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यात्मक लोकतंत्र, ठीक है। अब इन दोनों में हम लोग अंतर समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात को समझ लेते हैं कि संसदीय लोकतंत्र भारत में है, ठीक है, और अप्रत्यात्मक लोकतंत्र यूएसए में है, ठीक है। पहला यहाँ पे देखिए, पहला बात क्या बताता है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, लेकिन यूएसए में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि दोहरी कार्यपालिका यहाँ पे होती है, ठीक है, एक केंद्र स्तर पर दूसरा राज्य स्तर पर, लेकिन ये यूएसए में, यहाँ पे देखिएगा यूएसए में ये बात नहीं बताती है कि क्या है, तो कार्यपालिका है, ठीक है। तीसरी बात, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन यूएसए में कार्यपालिका विधायिका के उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, ठीक है। जो भारत है, हमारा भारत में लोकतंत्र है, ठीक है, और यहाँ पे जो गणराज्य है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो प्रमुख होते हैं जो राष्ट्र के द्वारा निर्वाचित होते हैं और नियत समय के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पे देखिए जो हमारा ब्रिटेन है, इसमें लोकतंत्र तो है लेकिन गणराज्य इसमें नहीं है, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र इसलिए क्योंकि यहाँ पे पीएम तो होते हैं लेकिन गणराज्य नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे सम्राट होते हैं वंशानुगत होते हैं, वंशानुगत होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे पहले राजा हुआ उसका वंश जो हो जाएगा सम्राट हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में चार्ल्स थर्ड ने 2022 से यहाँ पे सम्राट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं तीसरी पॉइंट क्या कहते हैं कि संविधान का स्वरूप, संविधान के स्वरूप के बारे में क्या बताता है, चलिए उसको देखते हैं। क्योंकि अभी बताता है कि न्याय जो होता है वो 3 प्रकार के होता है, ठीक है। न्याय 3 प्रकार का होता है, एक है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा का राजनीतिक न्याय, ठीक है। सामाजिक न्याय क्या बताती है कि धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात कि आर्थिक आधार पर भेदभाव या छुआछूत नहीं की जाती है, ठीक है। यहाँ पे राजनीतिक न्याय के बारे में क्या बताते हैं कि सभी वर्ग के समान राजनीतिक अधिकार हैं, जो जितने भी वर्ग हैं उनको अधिकार समान है, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्याय है, न्याय के आदर्श हम रूसी क्रांति से लिया, रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अगला आता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से जुड़ी कुछ मुख्य पॉइंट यहाँ पे दिया है। पहला दिया है कि विचार, ठीक है, विचार, चिंतन या मनन करना, यानी कि कोई भी व्यक्ति आंतरिक यहाँ पे कार्य कर सकता है तो सोच सकता है, चिंतन या मनन कर सकता है। दूसरा अभिव्यक्ति, विचार को प्रकट करना, विचार को प्रकट 3 तरीके से किया जाता है, यहाँ पे देखिए, एक बोलकर, दूसरा लिखकर, तीसरा का सांकेतिक के द्वारा। यहाँ पे तीसरा है विश्वास, ठीक है, किसी विचारधारा को मानना, ठीक है। किसी विचारधारा को कब मानिएगा, तो इसके बताया गया एक शास्त्रों के द्वारा, दूसरा विज्ञान के द्वारा, ठीक है। चौथा यहाँ पे धर्म, संवैधानिक रूप से कोई धर्म को अपनाना, यानी फ्रीडम है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। पांचवा है उपासना करना, ठीक है, यानी किसी भी धर्म को व्यवहार में लाना, ठीक है। अगला पॉइंट आता है समानता या समता, ठीक है, जो ये 2 भागों में बढ़ जाती है, एक प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसर, ठीक है। प्रतिष्ठा बताता है कि आर्टिकल 15 में बात बताया गया है कि कोई भेदभाव लिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या बताया कि लोक नियोजन, ये सरकारी नौकरी से संबंधित है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है बंधुत्व, बंधुत्व 2 भागों में बताया गया। पहला व्यक्ति की गरिमा, दूसरा का देश की एकता और अखंडता, यानी कि जो देश है हमारी क्या है, तो यूनिटी है और इंटीग्रिटी है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट आता है हमारा अधिनियम की तिथि, जो 26 नवंबर 1949 में लागू हुआ, ठीक है। ये क्या बात बताता है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले बताता है कि प्रस्तावना में संशोधन, ये जो हमारा प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा भाग 20 में आर्टिकल 368 में बात को बताया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो यदि आप प्रस्तावना को संविधान का अंग मानते हैं तब संशोधन किया जाएगा। यदि आप प्रस्तावना में संविधान का अंग नहीं मानते हैं, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट केस आता है यहाँ पे देखिएगा, बेबोरी केस 1960 में, ठीक है, जो आर्टिकल 143 संबंधी है। आर्टिकल 143 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, ठीक है। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो राष्ट्रपति थे, जो सुप्रीम कोर्ट गजेंद्र गढ़कर से क्या मांगी थी, तो परामर्श मांगी थी। तो इन्होंने गजेंद्र गढ़कर जी ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, ठीक है। मस्तिष्क को इन्होंने की बताया, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। अब कुंजी को इन्होंने लॉक यानी संविधान बताया, ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, इन्होंने ये बात बताया, ठीक है। अब यहीं पे 13 साल बाद, ठीक है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया, जो ये बात बताता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट, संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। यानी जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है, इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन जो पहले से निर्मित उसमें जो मुख्य पॉइंट है उसमें कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तावना में संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है, ठीक है। और ये पहला यहाँ पे पॉइंट बताता है, देखिएगा कि प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। यानी प्रस्तावना में कोई यहाँ पे क्या नहीं किया जा सकता है, तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है।